हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हमारे सब्जेक्ट का मेन टॉपिक है। अभी तक हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, हमने उसके बारे में लास्ट वीडियो तक पढ़ा था, ठीक है। और जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती है अकाउंटिंग में, उनके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की एक ब्रांच होती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ कंपनीज मनी एंड हाउ इट इज़ स्पेंड और अर्न। ये एक प्रोसेस होता है कि कंपनी की मनी को ट्रैक करने का, कैसे वो कमाई गई है और कैसे वो स्पेंड हो रही है, किस चीज़ पर खर्च हो रही है और कैसे वो मनी कंपनी के पास आई, उसका रिकॉर्ड रखती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग थिंग्स लाइक सेल्स, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स। ये रिकॉर्ड करती है कि कितनी सेल हुई है कंपनी में, कितना एक्सपेंस हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है उस सेल से। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट रिपोर्ट्स लाइक कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि क्या सेल हुई है, क्या एक्सपेंस है, क्या प्रॉफिट हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन काम आती है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में। दैट शोज़ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, जो कि हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करती है कि कंपनी घाटे में जा रही है या फिर बढ़िया चल रही है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थोड़ी मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग करी जाती है, क्लासीफाइंग करा जाता है, समराइज करा जाता है एंड रिपोर्ट करा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनको रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है सच एज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स विच रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ओवर अ गिवन पीरियड। ये क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस को, कि कैसे वो कंपनी परफॉर्म कर रही है एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के दौरान। दीज स्टेटमेंट्स आर इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूजेस एंड सच एज इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेशंस। ये जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती है ये एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होती है, जैसे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, उनको ये दिखाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है, जिससे कि उन्हें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलेगा, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि नए इन्वेस्टर्स हैं जो वो कंपनी में इन्वेस्ट करें और कंपनी की ग्रोथ बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी रिकॉर्ड इट्स सेल्स, ट्रांजेक्शन्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। जो कंपनी होती है वो अपनी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, एसेट्स को रिकॉर्ड करती है, लाइबिलिटीज़ को एंड इक्विटी, ठीक है। द रिजल्ट्स आर देन कंपाइल्ड इनटू स्टेटमेंट्स दैट टेल अ स्टोरी ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल कंडीशन ओवर अ पीरियड। ये कंपनी की कंडीशन क्या है, वो किसी एक गिवन पीरियड में क्या कंडीशन रही है उसको ये दिखाती है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी होगी, तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और हमारी कंपनी बहुत अच्छे मुकाम तक जा सकती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसके नेचर की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है, ये हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। ये कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करी जाती है, जो इनमें जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कि एक गिवन पीरियड के एंड में, जैसे कि हम बात करें 1 साल के बाद अगर करी जाती है अकाउंटिंग, तो उसमें वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती है जो ऑलरेडी डन हो। जो फ्यूचर में आने वाली ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी, ठीक है। इट डज नॉट प्रेडिक्ट और फॉरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स बट रैदर लुक्स एट एक्चुअल कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन्स। ये फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं उन पर ये ध्यान नहीं देता, उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, उनका फोरकास्ट नहीं कर सकता कि क्या आगे होने वाली हैं ट्रांजेक्शन। जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, पास्ट में चली जाती हैं, उनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट टुडे इज़ रिकॉर्डेड टुडे एंड
इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस फाइनेंसेस इज नोटेड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जो सेल आज हो चुकी है किसी प्रोडक्ट की, उसको आज के दिन रिकॉर्ड करा जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट हमारा नेचर में पॉइंट आता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करता है। द प्राइमरी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन are external parties such as investors, creditors, government bodies and regulatory agencies. These stakeholders rely on accurate financial statements to assess the company's profitability, financial stability and ability to meet its obligations. फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाले प्राइमरी यूजर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं और एंड कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो कंपनी को चला रही हैं। ठीक है, दिस स्टेक होल्डर्स रिले ऑन एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ये एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिले करते हैं कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड द एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, ये उसको करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और ये जो स्टेक होल्डर्स है ये उस पर डिपेंड रहते हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का नेचर में नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है और ये कैसे सिस्टमेटिकली चलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलोज अ सेट ऑफ जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करती है ताकि इनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे और कंपेरेबिलिटी बनी रहे जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। दीज स्टैंडर्ड्स इंक्लूड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये जो स्टैंडर्ड्स है उनमें इंक्लूड होते हैं। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, एंड कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनको हम IFRS बोलते हैं, विच इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट। इनसे हमें ये एश्योरिटी मिलती है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है वो रिलायबल है, ट्रांसपेरेंट है एंड बिल्कुल एक्यूरेट है, उनमें कोई किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं है। रोल इन डिसीजन मेकिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये किसी कोई भी डिसीजन लेने में भी हमारी मदद करती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर डिसीजन मेकिंग बोथ फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये किसी भी डिसीजन को लेने में मदद करती है क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स उनको भी हेल्प करती है कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो ये उनको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि उनको ये इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और जो इसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि मैनेजमेंट है उनको भी ये हेल्प करती है ताकि वो अपनी जो उनकी मिस्टेक्स हैं या फिर जो उनके वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से चला सकें। Investors and creditors rely on accuracy of these statements to assess the risk and return associated with investing in or lending to a business. जो इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स हैं, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं इनकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि उनको रिस्क लेना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने का या फिर नहीं। और जो लैंडिंग टू बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस को लैंड करते हैं, उनको भी ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये सब वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग मदद करती है कोई भी डिसीजन लेने में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ हमारे काम आता है, किस फील्ड्स में काम आता है। जैसे ये हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल काम आता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। दिस इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स दैट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसमें क्या रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स करता है ये, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स जो भी होती हैं जो कि अफेक्ट करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, उनको रिकॉर्ड करता है। ईच ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग सिस्टम इन अ डिटेल्ड मैनर। हर एक ट्रांजेक्शन को डिटेल में रिकॉर्ड करा जाता है एक अच्छे वे में। फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंटिंग उसको फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है।
नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन्स। आफ्टर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज सच एज एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस टू मेक अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ईजियर टू interact. Next scope is summarizing financial data. This involves the preparation of trial balances which summarize all the debits and credits. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल डाटा होता है उसको समराइज़ करा जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ट्रायल बैलेंसेस को प्रिपेयर करा जाता है, जो भी डेबिट्स और क्रेडिट्स हुए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिकॉर्ड करा जाता है। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड। जो ट्रायल बैलेंस बनता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट्स वो उसमें से बनाई जाती है। नेक्स्ट इज़ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती हैं उनको रिपोर्ट भी करा जाता है, जैसे इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करी जाती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बताया जाता है। दिस शोज़ द कंपनीज रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स और लॉसेज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये किसी भी कंपनी का जो एक्सपेंस हुआ है, जो उसको प्रॉफिट हुआ है और जो उसके लॉसेज हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, उसको ये हमें दर्शाती है कि क्या कंपनी की उस टाइम में परफॉर्मेंस रही है और क्या क्या उनमें एक्टिविटीज़ हुई हैं। जो बैलेंस शीट होती है, दिस आउटलाइंस द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। ये जो बैलेंस शीट होती है इसमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या थे उस कंपनी के पास वो दर्शाती है। गिविंग इंसाइट इनटू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और इससे जब इसमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी दर्शाई गई होती है तो उसमें जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी पता चल जाती है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर होती है। दिस शोज द मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, हाईलाइटिंग द कंपनीज लिक्विडिटी। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है इसमें जो कैश कंपनी के अंदर आता है या फिर जाता है उसकी सारी डिटेल को अच्छे से रिकॉर्ड कर जाता है। ये जो कंपनी की लिक्विडिटी है उसके बारे में हमें बताता है। Next scope is regulatory compliance. Businesses are required by law to prepare financial statements in a compliance with specific accounting standards and regulatory bodies like Security and Exchange Commission और Tax Authority. जो भी बिजनेसेस हैं उनको लॉ के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाती है उनमें विद स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। एंड जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है लाइक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, उनको भी ध्यान में रखते हुए लॉ को फॉलो करते हुए वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। अभी हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो हमने देखा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव किसको जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के उनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है। असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट और लॉस कंपनी को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है उसका भी रिकॉर्ड रखता है। असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी घाटे में जा रही है या फिर प्रॉफिट में जा रही है, उसको असरटेन करता है। असरटेनिंग द मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है जो कंपनी को मैनेज कर रहा है, कंपनी को चला रहा है, उसको भी असिस्ट करता है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अभी हम इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। First is maintaining systematic records of transactions. The primary objective of financial accounting is to maintain systematic and accurate records of all financial transactions of an organization. जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो क्या होता है कि सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको। दिस इज़ एसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी की इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। दीज रिकॉर्ड्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड करे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि वो किस डेट को हुई है, वो ट्रांजेक्शन किस टाइम को हुई है, डेट और टाइम वाइज।
सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग इंश्योर्स दैट नो फाइनेंशियल एक्टिविटी इज़ ओमिटेड। जो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करी जाती है ये इंश्योर करती है कि कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी ओमिटेड ना हो, नज़रअंदाज ना हो। ओमिटेड का मतलब होता है नज़रअंदाज। इट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड दैट कैन बी रेफर्ड टू इन द फ्यूचर फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑडिट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस। ये जो ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड होता है ये जो है वो फ्यूचर में काम आता है। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई किसी ऑडिट के लिए या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, तब ये जो रिकॉर्ड है ये काम आता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ पेमेंट्स। ये हेल्प करता है कि जो पेमेंट्स हुई है उनको ट्रैक करने में। रिसिप्ट्स, जो पेमेंट हुई है उसकी रिसिप्ट, परचेसेस एंड सेल्स ओवर टाइम। जो भी एक टाइम में हमने किसी से परचेस करा है या फिर हमारी सेल हुई है उसको उसका रिकॉर्ड रखने में, उसको ट्रैक करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। जो प्रॉफिट और लॉस एक कंपनी को होता है ये उसको असरटेन करता है। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू असरटेन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट और incurred a loss over a specific period, usually a fiscal year। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये असरटेन करती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वो प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस में जा रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यूजुअली फिस्कल ईयर मतलब कि एक साल के बाद। फिस्कल ईयर मतलब एक साल को ही अकाउंटिंग ईयर माना जाता है। दिस इज़ डन थ्रू अ प्रेपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये जो करा जाता है कि प्रॉफिट और हुआ है या फिर लॉस हुआ है ये डन थ्रू होता है प्रेपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करके, ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ एफिशिएंटली द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग। ये जो प्रोसेस है ये वाइटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाउ एफिशिएंटली एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग, कि कितना बेहतर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है। वेदर इट इज़ अ प्रॉफिटेबल एंड हाउ इफेक्टिवली इट इज़ मैनेजिंग इट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिटेबल है या फिर कैसे ये काम कर रही है, कितना इसकी ये कितनी कॉस्ट लगा रही है और कितना इसको रेवेन्यू मिल रहा है। ये सब जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ये उसको पता लगाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अनदर सिग्निफिकेंट गोल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन गोल है कि डिटरमाइन करना कि ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। दिस इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये जो है हमें पता चल सकती है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है हमने पहले भी पढ़ा था। अ बैलेंस शीट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो बैलेंस शीट होती है ये स्नैपशॉट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट को क्या परफॉर्मेंस रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसका स्नैपशॉट होता है। इट लिस्ट्स द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। इसमें क्या लिस्ट करा जाता है, क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है एंड कितनी इक्विटी बचती है उस ओनर के पास। द बैलेंस शीट फॉलोज द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो बैलेंस शीट है ये अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करती है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। जो कंपनी के पास एसेट्स है वो लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी को प्लस करके वो इक्वल हो जाते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। लायबिलिटीज़ द ऑब्लिगेशंस और डेबिट्स ओड बाय द कंपनी सच एज लोन्स, अकाउंट्स पेबल एक्सेट्रा। Equity, the owner's residual interest in the company after liabilities have been deducted from assets. This is also called net worth और shareholders equity। तो जो इक्विटी है होता है कि जो ओनर के पास उसकी नेट वर्थ बचती है आफ्टर डिडक्टेड लायबिलिटीज़ डिडक्ट होने के बाद जो बचता है वो जो उसको हम इक्विटी बोलते हैं या फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं।
नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है असिस्टिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फाइनेंशियल डाटा टू मैनेजमेंट विच इज़ क्रूशियल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैल्यूएबल फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को, जो कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इंक्लूड्स इंसाइट्स इनटू डेबिटर्स, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट्स, लॉस एंड अदर की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। Financial accounting enables management to assess the financial health of the business, prioritize actions to improve profitability, manage resources effectively and plan for growth. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को अनेबल करती है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकर उनमें जो एक्शंस हो रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सके एंड उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसको इंक्रीज़ कर सके, और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस बिज़नेस में उनको अच्छे से मैनेज कर सके एंड यूटिलाइज़ कर सके, एंड जो आने वाले एक्शंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ग्रोथ के लिए इन फ्यूचर उनके लिए एक अच्छी प्लानिंग कर सके। विदाउट दिस डाटा मैनेजमेंट वुड बी मेकिंग डिसीजंस विदाउट एडिक्वेट इंसाइट इनटू द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज डिसीजंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। Financial accounting provides the necessary financial information to a variety of users, both internal and external, who analyze the data to make decisions. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो वैरायटी ऑफ यूज़र्स को प्रोवाइड करती है, जो भी इंटरनल यूज़र्स होते हैं उनको भी और जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं उनको भी वो डाटा प्रोवाइड करती है, जो कि एनालाइज करते हैं इस डाटा को अपने डिसीजंस लेने में। बाय प्रोवाइडिंग comprehensive, accurate and timely information, financial accounting ensures that all interested parties, both external and internal, have the data they need to make informed decisions. जो कॉम्प्रिहेंसिव, एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है उससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योर हो जाती है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, जो भी एक्सटर्नल पार्टीज़ है एंड इंटरनल पार्टीज़ है, उनके पास वो डाटा हो जिसकी उन्हें ज़रूरत है अपना डिसीजन लेने में। द रिलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट एंड मेंटेन अकाउंटेबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर कंपनीज रेपुटेशन एंड कॉन्टिन्यूटेड ऑपरेशन। जो रिलेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होती है इस डाटा की वो हेल्प करती है ट्रस्ट को मेंटेन करने में, ट्रस्ट को बनाने में और जो भी अकाउंटेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में, विच इज़ एसेंशियल फॉर कंपनीज रेपुटेशन एंड कंटिन्यूड ऑपरेशन, जो कि बहुत ज़रूरी होती है किसी कंपनी के रेपुटेशन के लिए एंड कंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए, ताकि उनका काम अच्छे से चलता रहे। हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी तक हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फ़ायदे या फिर वो कहाँ पर काम आती है उसी के बारे में जाना है, लेकिन इसके साथ ही इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट। टू मेजर द वैल्यूज़ अकाउंटिंग कंसीडर्स हिस्टोरिकल कॉस्ट, हाउएवर दिस प्रोसेस डजंट अलाउ considering important areas of accounting like inflation, price changes and similar things such as, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ये हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। इसके हमने नेचर में भी पढ़ा था कि ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन होती है टाइम के साथ ये जब हम उससे इसकी इसको कंपेयर करते हैं तब वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती रहती है। तो जो पुराने टाइम में थी महंगाई कम थी, तब की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी वो आज के मुकाबले अगर हम कंपेयर करेंगे हमें लगेगा कि हमारे तब एक्सपेंसेस कम हुए थे लेकिन तब महंगाई भी कम थी। फर्दर दिस रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स, इसलिए जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स की इम्पॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। हैंस हिस्टोरिकल costs are considered to be one of the important limitation of अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट होने की वजह से इसको बहुत एक लिमिटेशन माना जाता है अकाउंटिंग की। Estimation. Another important limitation of accounting is estimation. The reason behind this is not all accounting can be done to establish the exact amount and hence it is essential to estimate. But the drawback in such a scenario is that the accountant makes the estimation based on his or her judgment. This estimation is extremely subjective as they are based on assumption of future events. Such estimation results in doubtful debits and often at times leads to depreciation.
एस्टिमेशन का क्या मतलब है कि कई बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जो हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे एक्सपेंसेस से थे या फिर रिवेन्यू हुआ था, वही हमें नेक्स्ट जो फिस्कल ईयर आने वाला है उसमें भी होगा। कई बार ये एस्टिमेशन गलत हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। Next limitation is verifiability. The correctness of the financial statement, or for that matter an audit, cannot be guaranteed. The verification of financial statements depends only on the judgment and ability of the auditor and hence creates plenty of limitations in accounting. क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेरीफाई नहीं होती है, इसलिए इसमें लैक ऑफ वेरीफाइबिलिटी के वजह से इसको भी एक लिमिटेशन माना जाता है। नेक्स्ट इज मेजरेबिलिटी. Events or things that do not have monetary value cannot be measured in accounting. जिन events की monetary value नहीं होती है, जिन things की कोई monetary value नहीं होती है, उनको हम accounting में measure नहीं करते, क्योंकि accounting में सिर्फ monetary values को monitor करा जाता है. Such events or things include management, reputation, loyalty and dedication which cannot be expressed in money and therefore has no place in accounting. अकाउंटिंग में कोई किसी भी तरह के इमोशंस को रिकॉर्ड नहीं करा जाता, ये सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होती है. कोई कितना लॉयल है, कोई अपने काम को लेकर कितना डेडिकेटेड है, ये सब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता. These important qualities are responsible for the growth of organization but they cannot be measured and put in financial statements. किसी भी एम्प्लॉय की डेडिकेशन और उसकी लॉयल्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती है, लेकिन ये जो उसके इमोशंस हो गए हैं, लॉयल्टी, डेडिकेशन, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. Thus it become one of the important limitation of financial accounting. Last limitation is errors and frauds. These two limitations are the most common one in accounting. ये जो limitations है ये बहुत ही common है financial accounting में. Errors is ought to happen as the financial statements are prepared by humans and not machines. And fraudulency occurs whenever there is a involvement of manipulation or similar other external or internal factors. जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करी जाती है ये किसी मशीन के द्वारा नहीं करी जाती, ये ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर करी जाती है, इसलिए वहाँ पर कई बार एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की मैनिपुलेशन की वजह से एरर्स आ सकते हैं और कोई भी फ्रॉड भी हो सकता है. कई बार कोई रिश्वत भी दे देते हैं ना कई बार वर्कर्स, इसीलिए दिस फैक्टर्स आर वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज एंड रेक्टिफाई द सेम एट द सेम टाइम. ये जो फैक्टर्स हैं ये इनको रेक्टिफाई करने में और रिकॉग्नाइज करना बहुत ही हार्ड होता है. दस दिस लिमिटेशन इज़ हाईली डेंजरस फॉर एनी बिजनेस और फर्म. इसलिए ये जो लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहुत ही डेंजरस है किसी भी फर्म और बिजनेस के लिए. थैंक यू.